हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों जी पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने फाइनेंशियल कॉस्ट और आपका मैनेजमेंट तीनों अकाउंट को कोरिलेट करके देखा था कि कैसे कैसे ये काम करती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे मैं कहूं एक सिंपल सा में, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं मतलब मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब आपका क्या स्टैंडर्ड है, तो मेरा स्टैंडर्ड तो यहां है और वो कहां है, यहां। ऐसे हम लोग करके बताते हैं, नहीं ऐसे ये स्टैंडर्ड मेरा है, वो तो यही है। या फिर हम लोग ये कहें कि उसने 6 स्टैंडर्ड पे है और कोई 10 स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि हम एक लिमिट फिक्स कर दे रहे हैं। समझ में आई बात, कि एक लिमिटेशन फिक्स कर रहे हैं, भाई यहां तक तुमको होना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये फिक्स हो गया। अब आपको पता है, जब भी आप किसी भी एग्जाम, जैसे मास्टर्स आप क्रॉस करके आए होंगे, मास्टर ऑफ एमकॉम, सॉरी मास्टर ऑफ कॉमर्स, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट से होंगे वो आपने कंप्लीट किया होगा। बेसिकली अब आप कॉमर्स देख रहे हैं तो मास्टर ऑफ कॉमर्स पे लेके चलते हैं। तो आपको पता है वहां पे 40%, किसी में 35, किसी में 40% ये रहता है कि अगर बच्चा 40% तक लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर 40% से कम लाए तो फेल हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया हमने, क्या कि भाई इतना पार लाओगे तो आप पास करोगे, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। क्लियर है बात। तो आप उसके लिए क्या करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो कि भैया कम से कम 40, वैसे तो हम लोग 80-90% के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़ा लो बच्चा है वो कम से कम क्या चाहेगा कि भाई हम 40% लाएं और पास कर जाए। क्लियर है बात। तो स्टैंडर्ड का मतलब एक लिमिट सेट कर देना और उस लिमिट के बेस पर आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है, सारा चीज देखना है ताकि वो लिमिट यहां क्रॉस हो जाए या लिमिट के अंदर रहे। कोई भी चीज दो तरीके से हो सकती है ना, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको लिमिट हमेशा क्रॉस करना है, लेकिन कुछ ऐसे भी सर्टेन कंडीशंस है जहां लिमिट के अंदर आपको रखना है, बाहर नहीं जाना है लिमिट के। क्लियर बात। अब आइए आप बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो अभी हम लोगों ने सॉरी पढ़ा था कि कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं और उसको इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है बात, हाँ जी सर। तो जब कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है जिसमें वो एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है और उस बेसिस पर आगे का डिसीजन लेता है कि भाई हमारा कॉस्ट क्या होगा। जैसे एक कॉस्ट हमने डिसाइड किया कि किसी चीज का कॉस्ट 10 रुपए होगा, ठीक है, और जब हम एक्चुअली उस प्रोडक्ट, चूंकि ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, हमने डिसाइड किया है, जैसे 40% हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया था ना कि हम 40% एग्जाम देंगे तो पास कर जाएंगे। हाँ जी सर। तो एग्जाम देने के लिए आपने मेहनत करी थी बहुत सारा, तो जाके आपको पता चला कि 40% पे दिए एग्जाम तो हम पास कर गए। उसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम एक प्राइस डिसाइड किए कि 10 रुपए इसका कॉस्टिंग होना चाहिए था। अब जैसे ही हम सारा प्रोसेस किए, सारा काम करने के बाद हमको पता चला कि इसको एक्चुअल कॉस्टिंग जो है, जो काम करने के बाद पता लगा, वो हमारा हो गया 12 रुपया। तो हमें डिफरेंस दिख गया कि नहीं डिफरेंस, हाँ, क्योंकि हमने सेट किया था क्या 10 रुपए में बना लेंगे, लेकिन हम बनाए कितना, 12 रुपए में। तो जो 2 रुपए का जो डिफरेंस दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, उसी को वेरिएंस बोला जाता है। क्लियर है बात। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ, कॉस्ट कंट्रोल करने का एक तरीका जिसमें मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना इजी हो जाता है कि हमारे क्या, कि प्लानिंग कैसे करना है और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारा डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। आइए चलते हैं बुक में और अब और डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट कंट्रोल करने का एक टेक्निक जिसके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे आइए देखते हैं क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कह रहा वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू फैसिलिटेट मैनेजरियल कंट्रोल। देखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट कॉस्टिंग का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। बोल रहा है एक प्राइम फंक्शन है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्या
मैनेजरियल कंट्रोल करना, मैनेजरियल कंट्रोल मतलब मैनेजर की चीजों को कंट्रोल करना नहीं, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कंट्रोल इज कॉस्ट कंट्रोल। तो सर जो मैनेजरियल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है मैनेजरियल कंट्रोल का, कॉस्ट को कंट्रोल करना नहीं। तो कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तभी तो हमारा मैनेजमेंट उस हिसाब से डिसीजन ले पाएगा नहीं। हाँ जी सर, अब क्या बोल रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर कॉस्ट को हम सही तरीके से रखेंगे ना तो हमारी इफिशियंसी बहुत इंक्रीज करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने भी दिया था, अभी देता हूं। जो प्रोडक्ट अभी आप 10 रुपए में बेच पा रहे हो, सपोज कर लेते हैं कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए में भी बेच रहे हो, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को अगर आप सेम क्वालिटी के साथ 8 रुपए में बेचने लग जाओ तो क्या ये कॉस्ट कंट्रोल आपके लिए इफेक्टिव नहीं है? बिल्कुल होगा सर। 8 की जगह हम 9 में भी बेचेंगे ना तो 1 रुपए का कस्टमर को बेनिफिट हो गया और 1 रुपए का हमको भी बेनिफिट हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इफिशियंसी भी हमारा क्या होगा, बढ़ना होगा। तो इसी तरीके से क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एंड कंट्रोल कॉस्ट। बिल्कुल जरूरी है प्लान करना और कंट्रोल को कॉस्ट को कंट्रोल करना। कह रहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके तहत मैनेजमेंट प्लान करता है, किसके लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस में जो भी हो रहे हैं उसके लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइन किया जाता है, एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर देन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट। जो पहले से डिसाइड हमने ये कॉस्ट किया उसको फिर हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, and the difference between the predetermined cost and the actual cost is known as variance, which is analyzed and investigated to the regions। अब चूंकि इसी regions को फाइंड आउट करना कि क्यों कॉस्ट मेरा बढ़ा, क्यों कॉस्ट कम हुआ, ठीक है, इसी को तो यही तो काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट, नहीं? हाँ जी सर। तो अब देखिए कह रहा था वेरिएंस आर देन रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स सो दैट एक्चुअल कॉस्ट आर देयर टू द प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। बोला वेरिएंस क्या है, रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को वो सारे रेमेडियल स्टेप लेने के लिए सो एक्चुअल कॉस्ट प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट से कम हो जाए या बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहा है इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट आर असर्टेन only when they have been incurred। बोला हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट तब होगा जब वो काम कर लिया गया होगा, नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए कि भाई बहुत सारे टर्म्स देखकर हमने डिसाइड कर लिया कि ये इसका प्राइस इतना रुपया होना चाहिए। मान लीजिए रिमोट ही है तो इस रिमोट का प्राइस कितना, मान लेते हैं 50 रुपए होना चाहिए। अब जब इस रिमोट को बनाएंगे, इसका वर्कर्स का एक्सपेंसेस और भी सारे जो एक्सपेंसेस है, बटन से लेकर सब कुछ देखेंगे तो पता चला हमें इसका कॉस्ट 55 रुपए हो गया। तो इसी को ना एक्चुअल कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि हमने वो तो एजम्पशन के बेसिस पे कर दिया था, लेकिन फाइनल जो एक्चुअल कॉस्ट दैट इज कॉल्ड क्या, एक्चुअल कॉस्ट। तो अब आ जाइए, कह रहा दे आर यूजफुल ओनली व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। Such costs are not useful to management in decision making and cost control. Therefore, the technique of standard costing is used for tool for planning and decision making and control of business operation. So इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के। कह रहा है इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइएगा देखिएगा मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोल रहा है। कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट which may used as a yardstick to measure the efficiency with the actual cost has been incurred under the given circumstances. To illustrate, the amount of raw material required to produce a unit can be determined at the cost of that raw material estimated। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, the amount of raw material required to produce a unit of product can be determined the cost of raw material estimated। जो सिंपल सा बात समझिएगा, हम कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसाइड करें, तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास आया है उस बेसिस पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसाइड कर लेते हैं। कह रहा है दिस बिकम स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट इफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल यूजेज और कॉस्ट डिफरेंस डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, द डिफरेंस व्हिच इज कॉल्ड वेरिएंस इज रिपोर्टेड टू द मैनेजर कंसर्न्ड।
क्लियर बात कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि रॉ मटेरियल को, अरे एक बोलते हैं ना ओवरऑल हम लोग कॉस्ट ये कर लेते हैं, जैसे हम लोग शादी ब्याह में करते हैं, ठीक है, तो शादी ब्याह का बात हुआ चल रहा है, और शादी ब्याह बात जब होता है तो कुछ परिवार से डिस्कस किया जाता है कि मोटा मोटी कितना खर्चा होगा, तो मोटा मोटी खर्चा निकालते हैं ना कि सर 5 लाख यहाँ जाएगा, 2 लाख वहां जाएगा, 1 लाख वहां जाएगा, मिला जुला के 15 लाख में हो जाएगा, ऐसा मान चलते हैं। तो जो ओवरऑल वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, बाराती बोला था 200 आने का और आ गया कितना, मान लीजिए 500 आ गया। अरे भाई तो 500 आदमी आ गया तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, अब खाना बनाना पड़ेगा तो उसके बदले पैसा तो देना पड़ेगा ना। अब सर पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा जो हम सोच के चले थे 215 लाख का बजट था, अब सीधे 300 और बढ़ गया, सीधे 25 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग, कि भाई साहब 15 लाख रुपए जो है वो आपका क्या है, नॉर्मल। हम लोग ओवरऑल जो बजट बनाए थे, सोचे थे कि भाई हाँ इतना कॉस्ट लग जाएगा, मेरा खर्चा होगा शादी में, और जैसे ही आपने बाराती के बाद वाला बजट देखा सीधे 25 लाख ठेक गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्टिंग। अब इस जो हमने शादी में पहले सोचा था वो खर्चा और शादी के बाद वाला खर्चा, दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे उसको बोलेंगे वेरिएंस। यही हाल है कॉस्ट अकाउंटिंग का। समझ में आ गया होगा, अब इससे ज्यादा भाई डीप तो नहीं हो सकता है। अब चलिए ना आगे क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन साइज ऑफ वेरिएंस इज सिग्निफिकेंट अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड टू द डिटरमाइन कॉज ऑफ वेरिएंस। बोल रहा है अगर साइज ऑफ वेरिएंस सिग्निफिकेंट है, अब बोला भाई साहब शादी में 15 लाख था, 17 लाख खर्चा हो जाता तो मान लेते चलो ठीक है 2-4 लाख होता है, लेकिन अगर 25 लाख हो गया तो तब तो दिक्कत बात है, तो उसको क्या इन्वेस्टिगेशन करना होगा, काहे ऐसा हुआ। ठीक, अब आ जाइए, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA लंदन, क्या डेफिनेशन दिया है, कह रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द predetermined cost based on the technical estimate for material, labor, overhead for a selected period of time for a prescribed set of working conditions। तो ये डेफिनेशन, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट एज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड टू क्लैरिफाई द फाइनल रिजल्ट्स of a business, particularly by measurement of variations of actual cost from the standard cost and the analysis of cause of variance। ये Institute of Cost and Work ICW ने इसकी बात कही है। For the purpose of maintaining efficiency and execution। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है इसको आप बस देख लीजिएगा और कोई बात नहीं है। कह रहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट which determine what each product and service should be, कि क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट होना चाहिए under the given circumstances। from the above definitions we may note that standard cost are। अब देखिए ऊपर जो डेफिनेशन दिया उसके बेस पर 4 पॉइंट निकाला कि भाई ये चीज हो सकता है। एक पहला क्या कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, बिल्कुल पहले ही हम लोग डिसाइड करते तभी तो पता चलता है कि भाई इतना लग गया, लास्ट में पहले कितना बनाना था ये डिसाइड किया, फिर लास्ट में पता चलता है कि भाई एक्चुअल में लगा कितना। दूसरा बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेटेड, बिल्कुल टेक्निकल एस्टिमेट वही तो है ना, टेक्निकल एस्टिमेट। रॉ मटेरियल देखे हम लोग शादी वाला खर्चा याद है ना, हाँ तो देखे कि भाई 200 आदमी बोला आने का तो ये खर्चा करेंगे, ये चीज करेंगे, उस बेस पर हम लोग बना दिए। तो वही बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अब इसके लिए कंपैरिजन की जरूरत के लिए बोला सोचिए कंपैरिजन होता है तो कितना बढ़िया रहता है। अगर आपके साथ कोई पढ़ने वाला है जो आपसे कम या ज्यादा पढ़ता है तो आप कंपेयर करके पढ़ लोगे, ज्यादा कम ज्यादा ऐसे। लेकिन अगर कंपेयर करने वाला नहीं होता ना तो अपना भी मन होता है छोड़ो ना यार पढ़ लेंगे। जैसे अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे, एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं पढ़ेंगे क्या, लेकिन जैसे जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा फॉर्म भराएगा फिर तुरंत परेशान, अरे यार क्या करें कैसे भरेंगे। तो कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है। फिर बेस्ड ऑन प्राइस फिक्सिंग के लिए भी बेस्ड है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, हाँ जी सर। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्या बोला, कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड देयर कंपैरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट टू फाइंड आउट द कॉजेस द डिफरेंस बिटवीन टू so that remedial action may be taken immediately। वही बात कह रहा है कि भाई साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किए, उस बेसिस पर हम लोग एक्चुअल काम किए और एक्चुअल कॉस्ट निकाले, दोनों का डिफरेंस जो हुआ उसमें से अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो हम उस पर रेमेडियल मेजर लेंगे कि क्यों आया इतना कॉस्ट दिक्कत, और नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो फिर काम करेंगे। क्या था चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन डिफाइन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज द प्रिपरेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एनालाइजिंग द कॉज ऑफ वेरिएशंस विद अ न्यू टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारा काम है और कुछ नहीं।
अब देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या स्टेप लगता है एक एक करके ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बोल रहा है सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे एक्चुअल कॉस्ट का, ठीक है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लिए, फिर एक एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, कंपेयर करेंगे बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट टू डिटरमाइन द वेरिएंस, वेरिएंस डिफाइन करने के लिए कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या था और एक्चुअल कॉस्ट का क्या था। फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे वेरिएंस को टू नो द कॉजेज, उसके पीछे का कारण जानने के लिए, और फाइनली रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ द वेरिएंसेस टू द मैनेजमेंट फॉर टॉकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस वेयर नेसेसरी। बोल रहा है भाई उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट बना के दे देंगे किसको, वेरिएंस का, मैनेजमेंट को, ताकि उस पर वो काम कर सके। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको देख लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एक एक करके चलते हैं। देखिए पूरा कॉस्ट कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए ही है, क्योंकि हमने सोचो ना, आप ही सोचो अगर हम पढ़ाई कर रहे होते और हमको पता नहीं होता कि भाई 40% में पास होगा तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो बोलते अरे यार पास तो ऐसे हो जाना है, छोड़ो ना क्या पढ़ना है। लेकिन अगर हमको पता है कि 40% नंबर लाना ही जरूरी है तो हम मेहनत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे आपको ये भी पता है कि हमको फ्यूचर में प्रोफेसर बनना है और 55% नंबर लाना है, मिनिमम नेट के लिए 55% नंबर चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब हम पीजी कर रहे होते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई 55% नंबर नहीं लाएंगे तो नेट नहीं हो पाएगा, नहीं एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा। क्लियर बात? तो उसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी जब होता है तो हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ना कि भाई साहब इतना अगर कॉस्ट रखेंगे तो ही आपका सही रहेगा, इससे ज्यादा कॉस्ट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उस बेसिस पर हम कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट करने डिटरमिनेशन करते हैं। हाँ जी सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल। इट कैन बी यूज्ड एट अ यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल कॉस्ट कैन बी कंपेयर्ड टू द मेजर efficiency. The management can make comparison of actual cost with the standard cost at periodic intervals, take corrective action and maintain the cover. सेम चीज है नहीं? हाँ जी सर। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जब ये कह रहा सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टू हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द कॉस्ट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब सर नाम से देखिए ना, एक्सेप्शन अपवाद वाली बातें नहीं, तो कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट हेल्प टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स एंड द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन ड्रॉन ओनली व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस इज डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, इट कंसंट्रेट्स इट्स अटेंशन ऑन वेरिएशंस ओनली। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस बोला भाई साहब ऐसा है कि आप जो वेरिएशंस करके लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा यहां करनी है, वो ऑब्जेक्टिव एक हो जाएगा क्या, मैनेज बाय एक्सेप्शन। तीसरा है डेवलप कॉस्ट एंड कॉन्शियस एटीट्यूड। ये क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट टू मेक द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कॉन्शियस। तो हर देखिए ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर कोई कॉस्ट कॉन्शियस होगा कि इसकी वजह से इतना कॉस्ट फालतू जा रहा है, तो फिर क्या होगा, आप प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से कर पाओगे, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। एक वर्कर को अगर पता हो कि भाई इस चीज को हम खराब करेंगे तो मेरा इतना कॉस्ट चला जाएगा, इस प्रोडक्ट में नुकसान होगा, तो ये फिर क्या होगा, ये फिर इजी हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, या कॉस्टिंग सही तरीके से इंप्रूव कर जाएगी। नहीं? हाँ जी सर। क्या इट मेक्स द एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन सो दैट द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय जॉइंट एफर्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि एम्प्लॉयज को सारा चीज बताना होगा, एफिशिएंसी बतानी होगी कि आप कॉस्ट कहां कहां रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कैसे कम कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ प्राइस 100% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मदद करता है फिक्स करने में प्राइस, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमने 10 रुपया सोचा था और 12 हो गया तो भाई बोलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर नहीं हुआ, तो वो चीज आ जाता है इसमें। देखिए कह रहा टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी हेल्प्स फिक्सिंग द प्राइस कोटेशन एज वेल एज सबमिटिंग टेंडर्स ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। This can be done with accuracy with and standard cost than the actual cost. It also helps formulating the production policies. The standard cost remove the reflection of abnormal price fluctuation in the production planning. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो एबनॉर्मल प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इधर उधर फालतू खर्चे हो रहे हैं, उसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कह रहा फिक्सिंग प्राइसेस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज 100%। जब प्राइस को फिक्स कर ले तो उस बेसिस पर तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट तो कर ही सकता है, नहीं फिर मैनेजमेंट प्लानिंग भी करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। अब आ जाइए जी एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, मैं छोटे छोटे करके आपको समझा देता हूँ।
टू मेजर द एफिशिएंसी। आप सोचिए एफिशिएंसी मेजर करने के लिए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है कि भाई एक हम कितना से कम में किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर मान लो 10 रुपए रख दिया तो हमें भी तो ये चीज रहेगा ना, सभी लोगों को पता रहेगा कि भाई हमको 10 रुपए से ज्यादा कॉस्टिंग नहीं करना है किसी प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी उसकी मेजर कर ली जाएगी। टू फिक्स प्राइसेस एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ये भी सही बात है, अभी इसकी बात करती है। फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, हाँ कॉस्ट कंट्रोल होगा इससे, क्योंकि जब किसी के सर पे बंदूक रखा जाता है ना तो वो तुरंत बोलता है भाई साहब ठीक है मुझे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका एग्जाम आ रहा है कैसे प्रेशराइज हो जाते हो तुरंत कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, उसी तरीके से जब कॉस्ट एक लिमिट सेट कर देता है स्टैंडर्ड, तो आपको ये भी प्रेशराइज होता है कि भाई उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे हम कंट्रोल कर पाए अदर चीज को, नहीं। हाँ जी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये तो सेम चीज है, अभी मैंने बताया था इसको। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये भी करते हैं। कॉस्ट कॉन्शियसनेस भी होता है, प्रोवाइड इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिटेशंस। सर क्या सही है तो सबको पता है, गलत क्या है ये बताइए। लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ अवर डिसएडवांटेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सफर फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। सबसे पहले डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए स्टैंडर्ड सेट करने में डिफिकल्टी होती है, भाई किसको क्राइटेरिया माने, कहां से क्राइटेरिया डिसाइड करें, नहीं। हाँ जी सर, अब देखिए कह रहा है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। हाँ क्यों सुटेबल होगा, स्मॉल बिजनेस में कहां स्टैंडर्ड, कैसा स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे, अब नहीं पढ़ पाएंगे। कह रहा है द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडी विद इन्वॉल्व कॉस्ट। बहुत सारे स्टडीज की जरूरत होती है, छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग कर ही नहीं पाएंगे, नहीं। हाँ जी सर, नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, सारे इंडस्ट्रीज के लिए सुटेबल भी नहीं है। ड्यू टू डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स करना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी ये काम नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। अब आइए जो आपका मेन है, ये देखिए प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस। अब देखिए कैसे कैसे एस्टेब्लिशमेंट होता है। क्या इन एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देयर आर नंबर ऑफ प्रीलिमिनरीज व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए ये सारे चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट करना होगा कॉस्ट सेंटर का, फिर क्लासिफिकेशन करना होगा अकाउंट्स का, फिर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड देखने होंगे किस किस टाइप का स्टैंडर्ड है, और तब जाके सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। ये फाइनल है। तो ये 4 प्रोसेस है, ये 4 तरीके की चीज आपको ध्यान में रखना ही होगा। आइए चलिए देखते हैं कि करके क्या है, नहीं। हाँ जी सर, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या हो रहा है, कह रहा है कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन, पर्सन और आइटम, इक्विपमेंट in respect of which cost may be ascertained and related cost unit। तो कॉस्ट सेंटर क्या, एक लोकेशन है या एक पर्सन या एन आइटम इक्विपमेंट है इन रिस्पेक्ट, जहां से कॉस्ट क्या किया जा सके, असरटेन किया जा सके एक कॉस्ट यूनिट के बारे में। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है, सेंटर विच रिलेट्स टू द पर्सन इज रेफर्ड टू ए पर्सनल कॉस्ट सेंटर, अ सेंटर विच रिलेट टू ए लोकेशन इज इक्वल टू ए इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। देखिए जो पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जो लोकेशन से रिलेटेड है उसको इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अब देखिए ये चीज फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। क्या देखिए एक बार पढ़ते हैं इसको। कॉस्ट सेंटर्स आर सेटअप फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट सेंटर होता है। व्हाइल एस्टैब्लिश द कॉस्ट सेंटर इट शुड बी नोटेड दैट हु इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच कॉस्ट सेंटर। In many cases, each department or function will form a natural cost, but there may have also a number of cost centers in each department or function. For example, there may be 6 machines in a manufacturing department. Each machine may have classified as a cost center, and cost center are essential for establishing standard, analyzing the variance. मोटा भाई साहब ऐसा है कि हर कॉस्ट सेंटर में अपना एक डिपार्टमेंट फंक्शंस कर दो, उस बेसिस पर आप कॉस्ट डिसाइड कर लो। तो मेनली क्या है, कॉस्ट सेंटर एस्टेब्लिश करने से आपको फायदा होगा, ये चीज ध्यान रखो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर लो कि बोल रहा है अकाउंट्स आर क्लासिफाइड टू मीट रिक्वायर्ड पर्पस। क्लासिफिकेशन में भी फंक्शन, रेवेन्यू एंड आइटम और एसेट, लायबिलिटीज आइटम। कोड्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट स्पीडी कलेक्शन एनालिसिस ऑफ अकाउंट। तो आप बार बंटवारा कर दो अकाउंट्स का कि भाई ये काम ये काम ये काम ये, ऐसा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है, क्या क्या होता है देखिए। कह रहा है द स्टैंडर्ड इज अ लेवल ऑफ अटेनमेंट एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट एज द बेसिस अपॉन व्हिच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमाइंड। क्लियर बाय? द स्टैंडर्ड आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 4 टाइप। दे आर क्या क्या है, आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है आइडियल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड, आइडियल मतलब होता है ना एक सभ्य टाइप का। द आइडियल स्टैंडर्ड इज वन विच सेट अप अंडर आइडियल कंडीशंस। जो आइडियल कंडीशंस में हुआ उसको आइडियल
स्टैंडर्ड बोलते हैं। द आइडियल कंडीशन में बी द मैक्सिमम आउटपुट एंड सेल्स, बेस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर मटेरियल, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रेट फॉर लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये सारा क्या हो सकता है, आइडियल स्टैंडर्ड हो सकता है। इस बेसिस पर आप एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड मतलब एक्सपेक्ट करना वाला नहीं, कह रहा दिस इज स्टैंडर्ड व्हिच इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन द बजट पीरियड। अब देखिए एक स्टैंडर्ड होता है जो बजट के फॉर्म में कि भाई हमको एक इतना टारगेट सेट कर देना है और उसको अचीव कर लेना है। एक आइडियल स्टैंडर्ड हो गया कि प्राइस पे डिसाइड कर लो, सेटिस्फैक्टरी रेट पे डिसाइड कर लो, सेल्स आउटपुट पे डिसाइड कर लो, तो वो हो गया आइडियल स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड हो गया जो बजट के फॉर्म में हो कि भाई जैसे एग्जाम वाला में होता है कि 40% लाओगे तो पास करोगे, तो बजट वाला भी यही जो बजट बनता है कि भाई इतना खर्चा हमको इस पे करना है, अब इतना खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ देखना है, तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड भी होता है। अब तीसरा है नॉर्मल स्टैंडर्ड। इट रिप्रेजेंट्स एवरेज फिगर बेस्ड ऑन दी एवरेज परफॉर्मेंस of the past after considering the fluctuations caused seasonal and cyclic changes। एक होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपका एवरेज परफॉर्मेंस देखता है कि पास्ट कितने साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट कर देता है, उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड। और है बेसिक स्टैंडर्ड एक है, दिस लेवल इज फिक्स्ड इन रिलेशन टू अ बेस ईयर। द प्रिंसिपल यूज्ड इन सेटिंग द बेसिक स्टैंडर्ड इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन द स्टैटिस्टिक्स। क्या बोला, दिस लेवल इज फिक्स्ड इन द रिलेशन टू बेस ईयर। आप देखो किसी एक ईयर को बेस ईयर मान लिया और उस ईयर पर के बेस पर अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड। तो ये चार स्टैंडर्ड थे। पहला स्टैंडर्ड ध्यान से देखेंगे एक बारी, पहला आइडियल स्टैंडर्ड, किसी प्राइस के बेसिस पर आउटपुट के बेसिस पर सेट कर दिया आइडियल स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड मतलब बजट के बेसिस पर कि हमको फ्यूचर में इतना टारगेट अचीव करने ना है, उस बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट कर दिया। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आप एवरेज फिगर के बेस पर करते हो कि पिछले 10 साल में इस तरह से रहा है तो आपका ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। फिर आ जब आपका बेसिक स्टैंडर्ड, ये हो गया कैसे, जो किसी भी एक ईयर को बेस ईयर मान के आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। अब आ जाइए सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करना। कह रहा था सक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम डिपेंड अपॉन द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। Therefore, every case should be considered while establishing standard। हर केस को ध्यान में रखना होगा जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। The number of people involved with the setting of standard will depend on the size and the nature of the business। अब इसके लिए कितने लोग इन्वॉल्व होंगे ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा जी जितने बिजनेस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे कि कितना बड़ा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड शुड बी इंटरेस्टेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। कराइन अ बिग कंसर्न अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमिटी इज फॉर्म फॉर दिस पर्पस। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमिटी फॉर्म की जाती है एंड द कमिटी कंसिस्ट द प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, सेल्स मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अदर फंक्शनल हेड। द कॉस्ट अकाउंटेंट इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु हैज टू सप्लाई द नेसेसरी कॉस्ट फिगर्स and coordinate the activities budget committee. He must ensure that the standards set accurate and present the statement of most satisfactory manner। अब देखिएगा जी वेरिएंस एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या है, वेरिएंस एनालिसिस का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो और एक्चुअल कॉस्ट है दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। आइए देखिएगा, कह रहा आफ्टर द स्टैंडर्ड कॉस्ट हैव बीन सेट द नेक्स्ट स्टेप इज टू असर्टेन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट। ध्यान समझ में आ गई बात कि जो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया, अब उसके बाद हमारा काम आ जाता है क्या कि एक्चुअल कॉस्ट को ये करना। अब जब दोनों का एक्चुअल कॉस्ट आ गया तो उसका डिफरेंस होता है, क्या द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज वेरिएंस। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, वेरिएंस। व्हाइल सेटिंग द स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन is to be kept in mind if a different method of production is adopted। अगर अलग method of production adopt किया गया, it gives rise to different amount of cost thereby causing variance known as a method of variance। In standard costing, variance means the difference between a standard cost and the comparable actual cost incurred during a period। Variance analysis is the process of analyzing variance by subdividing a total variance in such a way that the management can assign responsibility for off standard परफॉर्मेंस। अब देखिए वेरिएंस एनालिसिस क्यों करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए नहीं। हाँ जी सर, सिंपल सी बात है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका मेन इसको छोड़िए, ये इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए, ये इसको हटा दीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज VVVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, सबसे पहले चलते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
कौन कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। क्या क्या होता है देखिए, जब मटेरियल में डिफरेंस आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई मटेरियल था, उसका कॉस्ट इतना पड़ना था हमको, और क्या बोलते हैं एक्चुअल जब हमने काम किया तो उस मटेरियल पे हमको कॉस्ट पड़ गया कम या ज्यादा। अब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। उसी तरह से लेबर वेरिएंस, मतलब हमने सोचा था कि इतने में लेबर का काम हो जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट लग गया ज्यादा या कम, अब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। और एक है ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें हमको नहीं पढ़ना है, ये नेट में 2 ही वेरिएंसेस है। क्लियर है? हाँ जी सर। आइए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को देखते हैं। कह रहा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल वेरिएंस इज आल्सो ग्रेट सिग्निफिकेंस। Material cost variance refers to difference between the standard cost of direct material as specified for output achieved and the actual cost of direct material used। देख रहे हो, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल था और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल था, दोनों माइनस कर दिया तो निकल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आइए अब एक एक करके फॉर्मूला समझते हैं, इसको समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपका एग्जाम में से आएगा। देखिएगा, When the only one type of material use, जब एक टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसी तरह से एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए क्या? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर है बात? हाँ जी सर। ये देखिएगा बन गया आपका एक फॉर्मूला। दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? सर प्राइस देखना पड़ेगा, तो प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज्ड हुआ है वो, उसमें से स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस करना होगा एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। देखिए एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी, क्या जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया आपने उसमें स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर दीजिए। और तीसरा क्या है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो सर स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ले लीजिए, इनटू कर दीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी से। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको फटाफट समझते हैं। क्या कह रहा है? कैलकुलेट ऑल द वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट 1600 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट 2000 यूनिट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड 2 रुपीज पर केजी है, टोटल क्वांटिटी एक्चुअली 2400 केजी है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 8 रुपया और एक्चुअल रेट पर यूनिट 10 रुपया। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है, बिल्कुल सही बात है सर। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या होता है फॉर्मूला? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो सर 8 इंटू 2 क्यों लिखे 2 केजी? सर 2000 केजी तो आपको सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 2000 केजी, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? सर 2 रुपया है, और कितना? ये देखिए 8, ये ध्यान दीजिए 8 रुपया पर केजी है, लेकिन क्वांटिटी 2 रुपए ये भी है, तो इसलिए 8 इंटू 2 यानी कि 16 रुपए हो जाएगा। 16 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, और 2000 रुपया क्या हो गया? स्टैंडर्ड 2000 किलो क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। ये देखिए क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 केजी, पर यूनिट 2 केजी रिक्वायर्ड है, तो ये 2 केजी इसलिए लिए, और 2000 केजी आपका टोटल था, फिर 8 रुपया इसका क्या था? प्राइस। तो आपका कितना हो जाएगा? 32,000। अब एवरेज क्वांटिटी देख लीजिए कितना था? 2400 केजी, और एवरेज प्राइस कितना था जी? 10 रुपया। ये देख लीजिए, तो आपको दोनों माइनस करिएगा तो ये फेवरेबल कितना? 8000 रुपया आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू आपका 8000। देखिएगा सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट चलिए, फिर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब 24 रुपए क्या था? 2400 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी था 8 रुपया था, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपया था, एक्चुअल प्राइस तो माइनस हो गया, तो इसलिए 4800 माइनस में, एडवर्स में। उसी तरीके से नेक्स्ट चलिएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये देख लीजिए 16 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस था, 2000 था आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और 2400 था क्या? एक्चुअल क्वांटिटी। माइनस हो जाएगा 6400 रुपया माइनस। अब ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं इसका प्रैक्टिकल फिर से कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसका प्रैक्टिकल फिर से आपको कराऊंगा। अब आ जाइए लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का भी कोई कहानी बहुत ज्यादा नहीं है, आप उसका फॉर्मूला से देखिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो सर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे होगा? तो स्टैंडर्ड आवर, जो स्टैंडर्ड आवर है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, आपका स्टैंडर्ड लेबर हो गया, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट, ये आपका हो गया क्या? एक्चुअल लेबर कॉस्ट।
आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर है 5 और स्टैंडर्ड टाइम है 1000। अब देख लीजिए एक्चुअल वेज रेट पर आवर है 6 और एक्चुअल टाइम कितना है 980। आइएगा जी ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब हमको ये पता था क्या स्टैंडर्ड ये देखिए फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इनटू एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ये देखिए आ गया, हाँ ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इनटू एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और ये निकलता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकलता है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर 1000 था, 5 रुपया स्टैंडर्ड रेट था, एक्चुअल आवर 980 था, ऊपर दिखा देंगे और 6 रुपया था एक्चुअल रेट। आंसर देख लीजिएगा इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको डिफरेंस करिएगा तो आ जाएगा माइनस में, ठीक है। हाँ जी सर। अब आ जाइए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस और सब डिवाइडेड। अब देखिएगा ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस को दो भाग में डिवाइड किया गया, कैसे लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को फिर दो तरीके से डिवाइड किया गया, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। कुछ नहीं है, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आइए चलते हैं। अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल आवर पेड। देखिए एलआरवी एसआर माइनस एआर इनटू एएचपी। अब देखिए इस बेसिस पर आप जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ था ऊपर उस बेसिस पर इसका आंसर निकालते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल आवर्स था, तो 5 रुपया था स्टैंडर्ड रेट, 6 रुपया था एक्चुअल रेट और 980 आवर एक्चुअल टाइम। आंसर क्या 980 एडवर्स में आ गया। फिर उसी तरह से आ जाइए आप लेबर टाइम वेरिएंस का क्या होगा, देख लीजिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर वर्क्स। अब वो हो गया क्या स्टैंडर्ड रेट। तो ये देखिए एलवी इज इक्वल टू एसएचएपी एडब्ल्यूआर इनटू एस। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी आपको यही देख लेना है। देखिए यहाँ वाला जो प्रैक्टिकल है अब इसको ऐसे समझिए नॉर्मल तरीके से, मैं प्रैक्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। बस अभी आपको समझना है थ्योरी। तो फिर देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 1000 आवर्स है उसमें से 980 वर्ग गया, फिर इनटू 5 रुपए क्या निकल गया स्टैंडर्ड रेट। तो आ जाइए इसका 100 फेवरेबल आंसर हो गया। लीजिए जी ये खत्म हो गया क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आपको मैं कुछ कुछ चीज ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं तो जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक तो आप पहले ये समझिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट तो आपको पता है सर, अभी तो पता है पूरा कि स्टैंडर्ड मतलब एक लिमिट सेट कर देना और एक्चुअल मतलब जो हमने इनकर किया है। एक्चुअल क्वांटिटी और ये समझते हैं पहले एक्चुअल क्वांटिटी और एक क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जैसे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले हमने डिसाइड कर लिया और एक्चुअल हमारा खर्च हुआ तो वो एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में फर्क समझना, सब चीज में वही होगा पर स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस पहले दिया होगा और एक्चुअल प्राइस जो हमारा खर्चा लगा। अरे शादी में 15 लाख सोचे थे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल लग गया 22 लाख आपका क्या एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फर्क समझ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है बात? हाँ जी। और अगर नहीं क्लियर है तो व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम करिए, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा। ये प्रैक्टिकल मत ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत देखना है, जो मैंने बताया वो समझ लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल इसका जब बहुत सारा क्वेश्चन के साथ कराऊंगा तो फिर आपको और सारी चीजें क्लैरिटी कर दूंगा। फिर तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।